सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है गणित शिक्षण। गणित की है थर्ड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है आर्यभट्ट, जो हमारे महान गणितज्ञ हुए हैं। आर्यभट्ट हमारे मध्यकाल में, जिसे हम स्वर्ण काल बोलते हैं। अब इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। आर्यभट्ट पर टिप्पणी लिखिए या आर्यभट्ट के गणित के योगदानों को बताइए। आर्यभट्ट ने गणित में क्या क्या योगदान दिए हैं, व्याख्या कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आर्यभट्ट का गणित में क्या योगदान है, आर्यभट्ट कौन थे, वही आज हम पढ़ेंगे। आर्यभट्ट, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। आर्यभट्ट, जिन्हें हम आर्यभट्ट प्रथम के भी नाम से जानते हैं, भारत के महान गणितज्ञों में से एक थे। उनका जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। तो 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र को आज हम पटना के नाम से जानते हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में कुल 121 श्लोक हैं। यह ग्रंथ 4 पादों या भागों में विभाजित है। ये 4 भाग हैं: 10 गीतिका पाद, गणित पाद, काल क्रिया पाद और गोल पाद। तो आर्यभट्ट का एक जो फेमस ग्रंथ है उसका क्या नाम है, आर्यभट्टीय है। यह 4 भागों में विभाजित है और ये 4 भागों के नाम है। इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक एक करके देखते हैं इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। इस ग्रंथ के प्रथम 2 पादों में गणित और अंतिम 2 पादों में ज्योतिष का वर्णन है। प्रथम पाद 10 गीतिका, ये 10 गीतिका है। प्रथम पाद 10 गीतिका सबसे छोटा अध्याय है। इसमें केवल 13 श्लोक हैं। इसमें बड़ी बड़ी संख्याओं को वर्णमाला के अक्षरों द्वारा निरूपित करने की विधि का वर्णन है। जो 10 गीतिका है, इस पाद में इन्होंने बड़ी बड़ी संख्याओं को वर्णमाला के अक्षरों द्वारा निरूपित करने की पद्धति का आविष्कार किया था। जैसे 3 को हम ख कहेंगे, 1 को कै कहेंगे। तो अगर हम लिखें ख कै, ये दोनों शब्द एक साथ लिख दें, वह 31 हो जाएगा हमारा। इस तरह से जो संख्याएं हैं उन्हें वर्णमाला के अक्षरों द्वारा निरूपित करने की पद्धति का आविष्कार किया उन्होंने। द्वितीय पाद गणित पाद में अंक गणित, रेखा गणित तथा बीज गणित एवं त्रिकोणमिति के बहुत से प्रश्नों को हल करने की विधि का वर्णन है। तृतीय पाद में समय विभाजन व ग्रहों की स्थिति की गणना के लिए नियम लिखे गए हैं। चतुर्थ पाद गोल पाद में ग्रहण की गणना से संबंधित नियम वर्णित है। तो इनकी ये पुस्तक है। इसके 4 भाग हैं और इन 4 भागों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आर्यभट्ट के कार्यों को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। इस तरह कर हम एक एक करके हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं या पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। आर्यभट्ट ने ये काम किया है। आर्यभट्ट ने वर्णमाला के अक्षरों द्वारा अंकों को प्रकट करने की विधि का विकास किया। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इन्होंने पहले 25 व्यंजनों द्वारा पहली 25 संख्याओं को दर्शाया, जैसे ख के द्वारा 2 को, च के द्वारा 6 को, तथा 9 अवर्गीय व्यंजनों यर ल व आदि, मतलब यर ल व क्षत्रज्ञ श्रय, तो ये जो है अवर्गीय व्यंजन है, इनके द्वारा 30, 40, 50, 60 आदि को दर्शाया। आर्यभट्ट से पहले जैन मुनियों ने वर्गमूल निकालने की विधि का आविष्कार कर लिया था, परंतु इन विधियों का स्पष्टीकरण आर्यभट्ट ने किया है। सबसे पहले दशमलव के 4 अंकों तक पाई का मान भी आर्यभट्ट ने ज्ञात किया। उनके अनुसार पाई का अर्थ होता है किसी भी वृत्त की परिधि अपोन उस वृत्त का व्यास, जो कि होता है 3.1416 लगभग। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति में एक नई पद्धति ज्या का आविष्कार किया था। यह सिद्धांत अरबों के द्वारा यूरोप तक पहुंचा और शाइन के नाम से यह प्रचलित हुआ। आर्यभट्ट को शून्य के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने संख्याओं को आगे बढ़ाने के लिए दशमलव का प्रयोग किया। इन्होंने इस दशमलव को शून्य कहा और इसे अन्य संख्याओं के समान आकार देने के लिए इसके आकार को एक वृत्त में बदल दिया। उसके बाद शून्य को ब्रह्मगुप्त ने आगे बढ़ाया और शून्य के उपयोग के नियम खोजे। आर्यभट्ट त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र कि 20, ये जो सूत्र है हमारा 1/2 लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसकी भी शुरुआत आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने बीज गणित की, वर्ग तथा घन की बहुत सी समीकरणों की चर्चा की है। इस तरह की समीकरण, काफ़ी सारी समीकरणों की चर्चा आर्यभट्ट ने की है। ये a+b² की भी, a² + b² + 2ab की भी। आर्यभट्ट ने अनिश्चित चरों के समीकरणों को हल करने के लिए कुटुक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने इस कुटुक सिद्धांत से ax + by = जैसे समीकरणों को हल किया। तो इन्होंने कुटुक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसके द्वारा ये अनिश्चित चरों के समीकरणों को हल करते थे। अनिश्चित चर मतलब x b + 36
इज इक्वल टू 0। तो ये x और b कोई निश्चित चर नहीं है, ये अनिश्चित चर है, क्योंकि इनका कुछ भी मान हो सकता है। तो इस तरह के इन्होंने एक कुटुक अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसके द्वारा ये अनिश्चित चर वाले समीकरणों को हल किया करते थे। तभी जो हमारा आर्यभट्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इतना पेपर में लिख देंगे आपका काम अच्छे से चल जाता है। आई होप इस पॉइंट को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।